अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा जो मेन फोकस होगा वो कोरोना से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे कबल एक न्यूज़ जो है, जैसे आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप बाय ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आज FIA के हुक्काम ने उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया। और उसके बाद हमने देखा कि जो PMLN और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन्होंने फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी की। बट द क्वेश्चन इज़ के अगर रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को, जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और उनको दे दिया गया, तो फिर किन बुनियादों के ऊपर उनको रोका गया, और वो तफसीलात जो हैं वो डेफिनेटली हुकूमत को चाहिए, जो उसके इदारे हैं उनको शेयर करना चाहिए। जैसे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि FIA जो है वो तो DG FIA का काम है कि किसी का नाम ECL के अंदर डालना है या बाहर निकालना है या ब्लैक लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है। सो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इस हवाले से हम मालूमात लेंगे जो उसकी कानूनी पहलू है और उसके जो सियासी पहलू हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तार साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। आज़म साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। पहले थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर्स को कि मसला हुआ क्या है। मसला मेरे लिए तो जी बड़ा हैरान कुन है। मुझे भी इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 27-28 साल हो गए हैं, कभी इस तरह नहीं हुआ। ये जो मैं तो कहूँगा कि ये डिटीरिएशन की एक एक्सट्रीम एग्जांपल है इदारों में, कि लाहौर हाई कोर्ट ने कल फरीकैन को समाअत करने के बाद ये फैसला दिया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए वफाक की तरफ से, और एक लॉ ऑफिसर और एक डिप्टी डायरेक्टर ने FIA की नुमाइंदगी की। उनकी मौजूदगी में भी ये ऑर्डर पास हुए, और जो ऑर्डर्स इदारों को सुनने के बाद पास किए जाते हैं उनको कम्युनिकेट करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं जिनके सामने वो ऑर्डर पास किया गया। उनकी हाजिरी, अगर आपके पास उसका अक्स होगा तो उनकी हाजिरी ऊपर नोटेड है शीट में। सुबह जब गए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो अबव ऑल उनके पास सर्टिफाइड कॉपी भी थी उस ऑर्डर की। उसके बावजूद कमाल ढिठाई के साथ कहा गया कि जी ये ऑर्डर क्योंकि अभी हमें मौसूल नहीं हुए और इन पे हमने अमल दरामद नहीं किया, इसलिए आपका नाम बदस्तूर ब्लैक लिस्ट में रहेगा। हमारा पहला एतराज तो ये था कि ब्लैक लिस्ट नाम की कोई चीज जो है ये कानूनी बैकिंग के बगैर है, क्योंकि कानून में तो सिर्फ ECL है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है। सही। ये उसको बाईपास करने के लिए सिर्फ जिनके रेड वारंट होते हैं इंटरपोल से, जो बैनुल अक़वामी क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए ये ब्लैक लिस्ट यूज होता है कि फौरी तौर पे अगर किसी बंदे का पता चले तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल के उसको रोक लिया जाए, उसको ट्रैवल ना करने दिया जाए। लेकिन जो इस तरह के मामलात में हमेशा ECL होता था। ECL में शहबाज साहब का नाम आज से 2 साल पहले डाला गया, हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, फिर गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल रखा। इसी वजह से आज पहली पेशी पे दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद इंटरम रिलीफ दिया गया कि शहबाज साहब का नाम ECL से एक वैलिड लीगल ऑर्डर से निकला हुआ है, वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो इससे ज्यादा खुली तौहीन अदालत नहीं हो सकती जो FIA ने की है कल शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा तार साहब, मुझे जी, मैं ये प्रोसीजरल भी इसको वो दे सकते हैं कि चूंकि हमारे सिस्टम के अंदर अभी नहीं आया था, लिहाजा हमने जो है ज़ाहिर कोर्ट ने तो एक ऑर्डर दे दिए, बट इट वाज नॉट बीइंग ब्रॉट इनटू द सिस्टम, जो कि एयरपोर्ट के ऊपर उसको किया जाता है, या वाकई में इसमें कोई सियासत दिखाई देती है? नहीं, ये 100% सियासत है। ये कौन सा, ये किसी की, या तो कहें कि ये किसी एक बंदे का, अहमद का या अनवर का मैटर है कि जिसकी अदालत तक तो रसाई हो गई, लेकिन महकमे में इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लगता है। पता नहीं था उन्हें कि इनको ऑर्डर पास हो गए। शहबाज शरीफ का ऑर्डर तो जिस लम्बे पिटीशन कोर्ट में गई है वो टेलीविजन स्क्रीनों की जीनत बना है, और जब तक वो केस फैसला नहीं हो गया, पूरे मुल्क के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये फ्लैश होती रही हैं खबरें, सारे पाकिस्तान को पता चला कि जी आज शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी गई। ये भी पता चला कि वो कतर एयरवेज से जाएंगे, ये भी पता चला कि उनकी फ्लाइट अल सुबह है 5 बजे उसने टेक ऑफ करना है, ये भी पता चला कि टिकट नंबर फलां पे वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये तो अब इससे बेईमाना, मैं कहता हूँ, मासूमियत नहीं हो सकती महकमे के पार्ट से। सही है। ये तो एक ब्लेटेंट, ये ओपन एंड शट केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि उन्होंने अदालत के मुंह पे इनकार कर दिया। किसी और मुकदमे में तो नहीं मतलब इनको डालने की कोशिश की, मतलब एक से हो गया किसी और, कोई ऐसी तो सिचुएशन नहीं कर नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब की जो रेट पिटीशन थी वो हमने केस
स्पेसिफिक की ही नहीं। ठीक है, हमने ठीक। तो आईनी गारंटी के तौर पे कि आईने पाकिस्तान हमें ये फंडामेंटल राइट कन्फर करता है कि फ्री मूवमेंट जो है जी जी, उस पे वो डिसीजन मैंने जी वो वो डिसीजन की कॉपी मैंने देखी है, पढ़ा भी है। कंटेम्प्ट जी कोर्ट जी अगर जी। हो, गवर्नमेंट ने कर दिया है तो वो अदालत अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ? अदालत इंशाल्लाह और अजीज जी कंटेम्प्ट में हम जाएंगे, सजा होगी। डीजी एफआईए को भी होनी चाहिए और जो एयरपोर्ट के इंचार्ज एफआईए ऑफिसर है उन्हें भी होनी चाहिए। सही। अगर ये निजाम चलना है तो फिर अदालतें बंद कर दे, फिर ठीक है, फिर जंगल का कानून है, जिसके हाथ में लाठी है वो हांके सारों को। फिर किस लिए हमने ये एक आइन बना रखा है, कवानीन बनाए हैं, अदालतें बिठाई हुई हैं, एक प्रोसीजर है। हमने जुमेरात को वहां पे फाइल की पिटीशन, मैंने सेम डे की रिक्वेस्ट की, 90% केसेस में ग्रांट हो जाती है कि आई वाज बिजी बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अगले दिन मैंने वहां जाना था, हमारा सेनेट में इशू था, पिंडी बेंच पे मेरे केसेस थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं आप ड्यू कोर्स में आए। हमने कहा सौ बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट डे हमने ड्यू कोर्स में लगा, मेरी जगह पे मेरे साथी कुलीग अहमद परवेज साहब वो पेश हुए। कोर्ट ने बुलाया, बगैर सुने सरकार को भी, इतने डॉक्यूमेंट थे, पिछले फैसले मौजूद थे, सरकार को सुने बगैर भी वो इंटरिम रिलीफ दे सकते थे। ठीक हो गया। लेकिन अदालत अब आप लोग कब जा रहे हैं आजम साहब, दोबारा अदालत को रुजू कब कर रहे हैं? अब जाहिर है जी जब अदालत खुलेगी तो जाएंगे, अभी तो छुट्टियां हैं, इसीलिए सही उन्होंने है। ये सारा कुछ किया है। ठीक, सो इसका और ये मतलब है बड़ा कि अफसोस शहबाज है। साहब ईद से कबल तो ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं कि उन्हें रोज एयरपोर्ट जाना चाहिए और गवर्नमेंट का ये काला मुंह दिखाना चाहिए अवाम को। उन्हें डेली एयरपोर्ट जाना चाहिए और चले उन्हें चाहिए कि वो चले अपने आखिरी legal आखिरी rights से छोटा सा उसको- सवाल कि शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, ज़ाहिर है उन्होंने आपको तनकीद की शहबाज साहब को, और जिस तरह की वो ज़ाहिर है कि अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं कि लूट गए, चोर हो गए और भाग रहे हैं, और तेज़ी क्यों है, जल्दी क्यों है। मैं तो वहीद साहब आप बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्तों में से हैं। शहबाज गिल की किसी सवाल या बात का जवाब देना एक पढ़े लिखे आदमी की तौहीन है, मैं तो उसका जवाब भी नहीं दूंगा। मैं ऑनेस्टली मैं उनकी किसी बात का जवाब लेकिन नहीं देता। वो ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों है। अगर अदालत ने इजाजत दे भी दी है तो 24 घंटे में पाकिस्तान से जाने की कौन सा कोई खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ का कोई इतना सीरियस हर बंदे को आईने पाकिस्तान ने ये हक दे रखा है कि वो जब चाहे जाए और जब चाहे वापस आए, और उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की। अदालत ने वो उसका जो आर्टिकल 15 का फंडामेंटल राइट है उसको एक्नॉलेज किया, उसको इजाजत दी है। ये किसी का हक नहीं है शहबाज गिल के सब टाइप के बंदों का कि वो उस पे वो सेटिस्फाई हो कि वो क्यों जा रहा है और क्यों नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर आजम नज़ीर तार साहब हमारे साथ थे, PMLN के रहनुमा। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आके प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कोरोना के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त पूरी दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी जो पिछले तकरीबन 2-2.5 माह से ये तीसरी लहर आई है वो कोरोना का चैलेंज है। इस हवाले से जितनी भी गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं, जो अभी ख़ासकर ये जो ईद के दौरान लॉकडाउन का जो एक पॉलिसी सामने लेकर आए हैं, इससे रिलेटेड इश्यूज़ में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। इस मर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर जावेद इकराम साहब VC हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब सीनियर कॉलमिस्ट, फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर और बिजनेसमैन हैं। चूँकि आजकल जो डिसीजंस लिए गए हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक कारोबारी हजरात से भी है, तो उनको भी हमने लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, डॉक्टर इख्तियार बेग साहब आपका भी। डॉक्टर शाज़ली साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। काइंडली प्लीज़ जो भी मेजर्स लिए हैं NCOC ने, गवर्नमेंट ने, मौजूदा सूरत हाल में आप अपना ज़रा उसके ऊपर तबसरा काइंडली कर दीजिएगा। डू यू थिंक वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, लेकिन आई थिंक हम लेट हैं इसमें। और अगर आप अखबारात देखें और अपने TV चैनल्स में जो आप न्यूज़ देते हैं उसमें लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाज़ारों में आपको नज़र आएंगे शॉपिंग करते हुए ईद की और बाकी जो रमज़ान से मुतल्लिक जो भी खाने पीने की अशिया है उनके लिए। तो इक़दामात तो अच्छे हैं लेकिन हम लेट हैं उसमें। और अगर आप पिछली पहली वेव का आप अगर
जायज़ा लें तो उसमें एग्जैक्टली यही हुआ था कि लोगों को कहा गया था, हुकूमत ने भी, डॉक्टर्स ने भी, माहिरीन ने भी, कि आप कुछ अरसे के लिए जो है वो कम से कम बाहर निकलें और शॉपिंग और रमज़ान की चीज़ें और ईद को सादगी से मनाएं। लेकिन वो नहीं किया था, तो हमने पिछले साल देखा था कि उस लहर में काफ़ी शिद्दत आई थी। तो ये हम लोग लेट हैं, हमारे अवाम तो इस बात को नहीं उन्होंने माना। तो अब उसका जो खौफ है वो मुझे जो नज़र आ रहा है वो सून आफ्टर ईद हमें उसमें लगता है कि एक और शिद्दत इस करंट सिचुएशन में हमें दिखाई देगी। अभी ये कोई ख़ास इसमें कमी हमें तो नहीं लग रही अभी, मतलब ये जो है ईद से कुछ दिन जो ये हो रहे हैं इसमें भी बहुत मरीज़ों की तादाद आ रही है। तो आई थिंक मेरे अपने के पर्सनल आप व्यूज़ लें तो हम कोई सही सिमत में इस टाइम नहीं है। और खौफ एक वजह क्या है डॉक्टर साहब कि हम हमारे रवैयों का इशू है या हम यानी जानबूझ के ये सारा कुछ, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हों या प्राइवेट लोग हों, बिजनेस कम्युनिटी हो, क्या हमारे रवैयों का इशू है या क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारे रवैयों का ही इशू है। आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रोज़ाना हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, माहिरीन को आप ला रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं। लेकिन अवाम जो, अगर मैं हॉस्पिटल में देखूं तो मैं कल भी किसी को कह रहा था कि एक अलहदा दुनिया है जो चल रही है, जहाँ वो खौफ व हरास और लोग मुसीबत में हैं और इस बीमारी में मुब्तला हैं। और बाहर की अगर आप जायज़ा लें तो एक नॉर्मल सी रूटीन चल रही है, लोग बाज़ारों में फिर रहे हैं और उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई उनको एहसास नहीं है कि हमें भी ये वबा मुतासर कर सकती है और या हमारी वजह से दूसरों पे लग सकती है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखें, हुकूमत कोई डंडे की ज़ोर से ये चीज़ तो नहीं हो सकती। आप अवाम इतनी तादाद में अगर निकल आती है तो आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक बिज़नेस कम्युनिटी की, ज़ाहिर बात है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं हमने नहीं बंद करना, हमने ये जो है वो जारी रखना है, क्योंकि उनको अपना मसला है। लेकिन अगर आप पिछले साल चले जाएं तो कराची में जो है जब लॉकडाउन हुआ, सारा कुछ हुआ, ख़त्म हुआ, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉकडाउन के बाद हुआ। तो अब भी यही हो सकता है कि अगर आपने ये सादगी से ये किया होता और ईद मनाएं और अगर इसमें थोड़ा सा आप जो है अपने आप को कंट्रोल में रखें तो उसके बाद भी शॉपिंग हो सकती है, उसके बाद भी लोगों का। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ, जी बिल्कुल आपकी तरफ आ जाता हूँ। जी जी जावेद साहब, आप काइंडली इसके ऊपर ज़रा कमेंट करिए। क्या वजह है कि हम लोग, ठीक है कि एक साइड पे बिजनेसेस हैं और दूसरी साइड पे आपके त्यौहार हैं, आई मीन खुशियाँ हैं, और तीसरी साइड पे पेंडेमिक है, सो हाउ वी कैन मेक अ काइंड ऑफ अ चॉइस, बेटर चॉइस? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। देखें, ये तो अहमियत की बात है, दुनिया में भी और दीन में भी मेरा ख्याल इंसानी जान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, किसी भी बिज़नेस से ज़्यादा। अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो आप बिज़नेस करने के कभी भी काबिल हो सकते हैं, अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो बिज़नेस कहाँ होने। नंबर दो, जो आपने कहा कि त्यौहार हैं, त्यौहार तो आते रहेंगे, त्यौहार इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं फिर जितनी इंसानी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर है हमने एज ए कौम, एज एन इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज एन ऑफिस, एज ए चैनल अपनी प्रायोरिटीज़ रीविज़िट करनी है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत डेंजरस अमल होगा। और यही हो रहा है कि हमारे रवैये जो हैं, अभी तक हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सके। शायद हम इस चीज़ को ये समझते हैं ये किसी और की चीज़ है, मुझे नहीं लग सकती, या मैं इतना बहादुर हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एहतियात की। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करें, बजाय इसके कि लगता है ऐसे कि जैसे अभी तक एज ए ह्यूमन बीइंग हमने हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करने, यानी जो लोग इफेक्ट हो चुके हैं या मरीज हैं, और जो वो लोग जैसे पहले शादी साहब कह रहे कि जो बाहर घूम रहे हैं, मतलब उसके अंदर एक डिस्कनेक्ट हमें दिखाई देता है। देखें, अभी तक मैं समझता हूँ कि शाजली साहब, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में वी वर टुगेदर, और हमने और तमाम चैनल्स ने जितना टाइम इसको दिया है, ये टाइम वो मेरा नहीं ख्याल किसी भी चैनल की तारीख में इतना टाइम किसी भी इशू को दिया गया है और कॉन्स्टेंटली दिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक हम मुअस्सर कोई हिकमत अमली के जहाँ पे माइंड चेंज हो, जहाँ पे हमारे जो बेस ऑफ द पिरामिड पे लोग हैं
जो शायद ये इतने किसने पढ़े लिखे करना है, नहीं ये माइंड चेंज किसने करना है? डू यू थिंक कि गवर्नमेंट कोई देखिए- मैसिव कैंपेनिंग करे मीडिया के जरिए, बजाय इसके हम जो सियासत सारा दिन करते रहते हैं? जी प्लीज। देखें, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है। कैरेट तो बहुत सारी देख ली, स्टिक हमने नहीं इतनी देखी। यूके में जब ये हुआ था तो मेरे अपने जो शागिर्द थे दो, उनके वो अपना फ़ोन सिर्फ घर पे छोड़ के बच्चे के लिए एक दूध लेने चला गया था सुपरमार्केट, और ट्रेस हो गया था उसकी फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से कि वो सुपरमार्केट में। तो उन्होंने उनकी जो जीएमसी की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी थी और डिपोर्ट कर दिया था। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दूसरे शख्स जी कोई, तो इसलिए देखें, हमें अगर जाहिर है गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, और इस चीज़ का नहीं इंतज़ार करें कि लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। अगर वो नहीं समझ रहे तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए और उनके इर्द गिर्द के ज़िंदगी बचाने के लिए हमें बड़े रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वरना तो देखें गवर्नमेंट रेडिकल तो स्टेप ले लिए, आपको आपने देखा होगा नोटिफिकेशन, लेकिन आज ताजरान ने कहा है जी कि हम चांद रात तक जो है अपना कारोबार खुला रखेंगे, एंड स्टिल दे आर परसुइंग दिस काइंड ऑफ अ पॉलिसी। मैं चाहूँगा डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, चूँकि बिजनेस में कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं विज़-अ-वी आप लोगों की जो कम्युनिटी है, जो आज भी हम मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देख रहा था कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, ताजरान के नुमाइंदे जो बैठे हुए थे, वो कहते जी हम कहाँ जाएंगे, हमें चांद रात तक का मौका दें आप। सो क्या आपकी इसके ऊपर राय है बेसियत बिजनेस में? देखिए, मैं प्रैक्टिकल साइड बात करूंगा। एसओपीज अपनी जगह और वो तमाम इक़दाम जो हुकूमत ने किए और करने जा रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक आम आदमी बिजनेसमैन का मैं आपको बतलाऊं, उसकी अमली तौर पे जो उसका सोच है वो ये है कि पूरे साल लोग वेट करते हैं ईद और बकरा ईद के त्यौहार का। इस अरसे में लोग उधार लेके, माल लेके, क्रेडिट पे लेके उसको दूसरी जगहों से वैल्यू एडिशन करवाना, बनवाना, एक प्रोसेस होता है, ये सब रखते हैं। अब लास्ट एक हफ्ते पहले अगर इस तरह का मैसेज आता है कि जी पीर से नेक्स्ट पीर तक बिल्कुल लॉकडाउन है और ना दुकानें खुलेंगी, ना मॉल्स खुलेंगी, और ना आप कोई बिजनेस एक्टिविटी की इजाज़त होगी, तो वो एक छोटे तबके के बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होता है इन हिदायत को। तकरीबन 6 दिन बन जाते हैं ईद से कबल। जी हाँ, 6 दिन बन जाते हैं। अगर आज हफ्ते से हम काउंट करें तो बुध तक तकरीबन बुध। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं ये समझता हूँ ये जरा सी चीज इर्रेशनल है। आप इसमें इस तरह से कोई मैकेनिज्म बनाएं कि एक फ्लो रहे है, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करा है या लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं ईद के और दूसरे त्योहारों के मौके पे, और जिससे वो प्लानिंग करते हैं। बड़ा क्रेडिट माल मार्केट में आया हुआ होता है, वो जो उठाया हुआ होता है उन्होंने उसके पैसे वापस करने होते हैं, कैश फ्लो, बहुत इश्यूज होते हैं। लिहाजा 7 दिन मुसलसल लॉकडाउन, ये इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा लगता है कि एसओपी एक है और ईद के बाद कोरोना काफी हद तक शिद्दत कम हो जाएगी, लेकिन वो आदमी मर जाएगा जिसने क्रेडिट पे माल लेके अपनी पूरी प्लानिंग करके और उधार शुधार लेके। अच्छा, इंसानी जिंदगी दोनों तरफ ही खतरे का शिकार दिखाई देती है इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन मसला ये है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोगों के रवैयों का भी तो इशू है ना। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई तरीके का आप खुद आप मार्केट्स में आप देखते होंगे सारा कुछ, किस तरह से लोग जो हैं वो हर चीज को जो है वो इरोड कर देते हैं। देखिए, मैं एक चीज पे जोर डालूंगा। माशाल्लाह 2 काबिल डॉक्टर्स हमारे आपके दरमियान आज मौजूद हैं, लेकिन एक आम बिजनेसमैन की हैसियत से जो बिजनेस में उठना बैठना जिसका है, हमें ज्यादा थ्रस्ट जो है वैक्सीन पे देना है, हमें नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ये सबको पता है कि इसके क्योर नहीं है, सबको पता है इसकी मेडिसिन नहीं है, सबको पता है इसकी एक ही ऑप्शन है और वो है वैक्सीन। और उस वैक्सीन के प्रोसेस को अगर तेज किया जाए और चले वैक्सीनेशन पे हम आ जाते हैं। मैं ब्रेक भी मैंने लेनी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी जो देखें गवर्नमेंट ने जितने भी टूर रिजॉर्ट्स थे, केपी पंजाब में ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग जो है ना ईद के दूसरे दिन सुबह निकल जाते हैं। मैं एबटाबाद चूँकि मुझे खुद भी जाना होता है घर वहाँ पे, तो दूसरे दिन हमारे जो रोड्स हैं वो बिल्कुल चौक हो जाते हैं, नत्थे गली इधर उधर। तो इस सिचुएशन में तो जाहिर है कि
अब उसकी तो जरूरत नहीं है ना, आपने कपड़े खरीद लिए, आपने ईद मना ली, नमाज पढ़ ली, तो कुछ चीजों को कंट्रोल भी तो किया जा सकता है ना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें गवर्नमेंट की रेट भी हमें नजर आनी चाहिए। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वो फुकदान है वहां पे इतनी सीरियसनेस नजर नहीं आती। मास्क ना पहन के आदमी घूम रहे होते हैं, कितनों को फाइन, कितनों को सजा, कितनों के खिलाफ एक्शन, नन। मेरे 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 स्टाफ मेरे साथ बैठते हैं बगैर मास्क पहने या ऑफिस में, और मैं बार बार उनको ये कहता हूँ कि मास्क पहन कर आओ। तो एक तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को जरा सख्त करना होगा भाई साहब, वो नहीं है, बहुत ढीला हाथ आपने रख के आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं। दूसरे अवेयरनेस अभी नहीं, अभी भी मेरे बहुत सारे स्टाफ जूनियर मुलाजिम कहते हैं कि सर कुछ भी नहीं, हमें नहीं होना, हमें तो देखें 3 हमने फेज गुजार लिए। अब उनको ये नहीं पता, जब हम डराते हैं कि इंडिया में देखें क्या हाल हो रहा है, तो जाके उन्हें जरा सा खौफ होता है। मैं समझता हूँ अवेयरनेस कैंपेन को मौसर बनाया जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से के, रेट नजर नहीं चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मुझे नहीं नजर आ रहे उन चीजों पे अमल दरामद कराने के लिए जो इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आप एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की जा रही है कोरोना वायरस के हवाले से जो इस वक्त चैलेंज हमें मौजूद है, और वापस आके सवाल करेंगे वैक्सीनेशन, उनकी क्वालिटी एंड देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ, क्योंकि कुछ परसेप्शन ऐसे पाए जाते हैं, लोग कहते हैं जी ज़रूरत ही नहीं है, बस आप पैनाडोल खा के घर में सोए रहें, खुद ही ठीक हो जाएंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर शाजिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले तो थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर फिर आते हैं कि ये जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ डिबेट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अभी तक मिसपरसेप्शन, जैसे अभी इख्तियार साहब भी बता रहे थे कि ऑफिस में लोग कहते हैं ये कोई कोरोना वरोना नहीं है यार, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होता। एंड देन इफ समबडी इज अफेक्टेड, पीपल आर नॉट परसुइंग द मेडिसिन एंड द प्रोटोकॉल प्रॉपरली। प्लीज गो हैड। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया। डेली हमारे साथ यही हो रहा है, डॉक्टर जावेद अकरम भी बैठे हैं, मैं भी क्लिनिक में ही बैठा हूँ, और बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं, कोई एबटाबाद से आ रहा है, कोई किसी हॉस्पिटल से आ रहा है जिनके मरीज़ जो है काफ़ी सीरियस पड़े हुए हैं, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई हाई ऑक्सीजन पे पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो ठीक होके आ रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं जी आप ठीक हो गए हैं, अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है, इस मूजी बीमारी से आप बच गए हैं। लेकिन ये देखें, ये बीमारी है, इसका इलाज हम कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई इलाज तो इसका दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन इसका वायरस का इलाज नहीं होता। बेसिकली हम इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो निमोनिया कर देता है या ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, हम उसको करते हैं। शुरू में भी लोग हमें आके ये तनकीद करते कि जी आप इसका तो इलाज नहीं, आप क्या कर रहे हैं। तो जब हम उनको एडमिट करके या वैसे अपने क्लिनिक में इलाज करके उनको भेजते थे, वो आते थे, तो हमने कहते थे अगर इलाज ये नहीं है तो फिर आप ठीक कैसे होगे। दूसरा जो इसका एक और कंट्रास्ट है कि जी सोशल मीडिया ने ऐसी ऐसी अफवाहें फैला दी हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो कोई हैवी डोज दे रहे हैं, कोई कहता है जी इनको ये ना दें, कोई इसमें कोई मतलब नुकसान हो जाएगा, इस दवाई के साइड इफेक्ट, एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के हवाले से एंटीवायरल है, दुनिया में यूज हो रही है, कोई कह रहा है ये जहर हो गया है, कोई कह रहा है ये। सोशल मीडिया ने इस हमारे पेशे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। इवन हम डॉक्टर्स भी इसको अपने डॉक्टरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो देखिए, पहले ऐसे ज़माने में नहीं होता था, आप डॉक्टर के पास जाते थे। अब जैसे स्टेज है कोरोना की, चाहे वो मॉडरेट, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, या कोई भी है, वो उसके मुताबिक उसका इलाज करते हैं। अब दवाई भारी होगी, दवाई छोटी है, दवाई कम है, दवाई ज़्यादा, आपने, ये उनका काम नहीं है। जो इलाज करने आया, हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी ओपिनियन ना दें, आप हमसे इलाज कराएं। तो ऐसी बात नहीं है, मरीज जो हज़ारों हमारे पास आ रहे हैं, जो ठीक होके जा रहे हैं, और दुनिया में जो इसका इलाज जारी है, तो वो कुछ तो है ना जो जिससे मरीज ठीक हो रहा है। और जो घर में रह रहे हैं, जो आके फौत हो जाते हैं, जिनकी बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उनमें वो ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट, टाइमली ट्रीटमेंट। जी, टाइमली ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट। और हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से यही देख रहे हैं
कि डॉक्टर जावेद अकरम बैठे हैं और ये मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि जो टाइमली मरीज आता है, जो हमारी बात मान लेता है, जिसको हम दवाइयाँ उसकी बीमारी के मुताबिक देते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाता है। जितना मरीज लेट आता है, इन सोशल मीडिया के जो टोटके और उनको आजमाता वो आता है, वो ज़्यादा बीमार हो जाता है, अस्पताल में रहता है, फिर उसका जाना मुश्किल हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपके मीडिया के थ्रू जो है ना, हम ये बताना चाहते हैं कि देखें, डॉक्टर को उसका इलाज करने दें। हाँ, आपको एक डॉक्टर पसंद नहीं है, उसका इलाज पसंद नहीं, आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हॉस्पिटल से दूसरे। लेकिन जो है आपसे गुजारिश है मरीजों से, और जो लोग सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, वो अपने लिए नहीं नुकसान करते, वो उन लोगों के लिए नुकसान करते हैं जो बेचारे आना भी चाह रहे हैं डॉक्टरों के पास, बट वो सुन के नहीं आ पा बेचारे इसमें नहीं आते, और फिर जो है उनके साथ बड़ा मतलब एक किस्म का जुल्म हो जाता है, उनके मरीज ज्यादा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, या जो मतलब क्रिटिकल हो जाते हैं। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं तो यही गुजारिश करना चाहूंगा। जहां तक रही वैक्सीन की बात, वैक्सीन इलाज तो नहीं है, वो तो प्रिवेंटिव है, वो हर पाकिस्तानी को लगाना चाहिए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है डॉक्टर साहब? अगर एक बंदा रिकवर कर गया तो उसके बाद कितने टाइम बाद मतलब दैट इंडिविजुअल इज सपोज्ड टू गेट द डोज? जी, इम्यूनिटी कम होती है जब मरीज फुली रिकवर करता है, तो हम यही कहते हैं कि 3 से 4 हफ्ते बाद उसको अब देख के, अगर उसके सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, उसके टेस्ट ठीक आए हैं, उसका एक्सरे ठीक है, तो 3 से 4 हफ्ते बाद जो है वो वैक्सीन लगा सकते हैं। और वैक्सीन जो भी मिल जाए वो आप लगाएं, उसमें कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब जिस वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, सिंगल डोज है, लगाएं उसको, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है ना, अब ये लगा रहे हैं लोग और हम देख रहे हैं। मैं डॉक्टर जावेद साहब से चाहूंगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वैक्सीन दैट प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा है कि एक तो एस्ट्राजेनेका है, जो अभी आज जिसका अनाउंसमेंट हुई है, जो पाकिस्तान में 1.2 मिलियन डोजेस जो आ रही हैं, और वो एक डिफरेंट उससे आ रही हैं। उसके अलावा साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है, कैंसाइनो बायो है, और ये रशियंस है स्पुतनिक जो स्पुतनिक। मुझे ये बताएं कि विच आर द मोर इफेक्टिव? ये सारी इफेक्टिव है डॉक्टर जावेद साहब? देखें, कोई हेड ऑन ट्रायल तो हुआ नहीं है कि कंपैरेटिव। एक ट्रायल हम शुरू करने जा रहे हैं मैसेंजर आरएनए और सब यूनिट वैक्सीन का आपस में, तो ये मेरा ख्याल है दुनिया में शायद पहला कंपैरेटिव ट्रायल होगा। जो हमने ट्रायल किया, हमने कैंसाइनो पे किया, और अभी ZF2001 एक वैक्सीन है जो ट्रिपल डोज वैक्सीन है, जो क्लेम करते हैं कि उनकी इम्यून बूस्टिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस को वो कवर करते हैं। एंड दैट इज नॉट इन पाकिस्तान एट द मोमेंट? नहीं, दिस इज बीइंग हमारे, मैं ही उसका PI हूँ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, और वो हमारे 13 सेंटर्स हैं पाकिस्तान, पिम्स हॉस्पिटल में हम लगा रहे हैं, और बाकी पेशावर में और कराची में, और लाहौर में ज़ाहिर है हमारी यूनिवर्सिटी लगा रही है। तो ये खैर इस तरह, और एक लिवियन की वैक्सीन है, एक मैसेंजर RNA वैक्सीन है वेस्ट वैक की, वो भी हम ट्रायल कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं ये मुझे सॉरी टू कट यू, अभी जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो तकरीबन डॉक्टर फैसल कहते हैं तकरीबन 33 लाख लोगों को जो है हम लगा चुके हैं, 33 लाख लोगों को, ये ठीक हैं, ये सही हैं, ये सेफ हैं? बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन वैक्सीन लगाई, अगले दिन या तीसरे दिन जो है वो इफेक्टेड हो गए, लोगों ने कहा जी ये तो वैक्सीन की वजह से हो गया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हम पहले भी बात सोशल मीडिया वगैरह के हवाले से कर रहे थे, ये सारे मिसपरसेप्शन हैं, और मिसपरसेप्शन अनफॉर्चुनेटली मेनी ए टाइम्स आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी उसको हार्बर कर चुके थे, और प्रेसिडेंट साहब भी कर चुके थे जब उन्होंने वैक्सीन लगाई। तो वैक्सीन से तो कभी आज तक किसी को हो नहीं सकता, आइदर हम डेड वायरस लेते हैं या वायरस का एक पोर्शन लेते हैं, या हम एक मैसेज लेके सिर्फ आपको इंजेक्ट करते हैं, हम तो वायरस को इंजेक्ट ही नहीं करते। अच्छा, वैक्सीन का काम जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है ना, जिससे बाकी वैक्सीन होती हैं। एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनानी है। और ये मैं बता दूं, जैसे अभी बेग साहब ने कहा कि वैक्सीन्स डेफिनेटली बहुत एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वैक्सीन्स पूरे आपको 100% प्रोटेक्शन देंगी, ऐसा नहीं है। कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी जो 100% प्रोटेक्शन दे। हमने जो ट्रायल किया, जो इंटरम रिजल्ट दिया कैंसाइनो के साथ, वो 100% प्रोटेक्शन थी फ्रॉम सीरियस डिजीज, और 75% प्रोटेक्शन थी फ्रॉम डिजीज। और ये भी मैं बताऊं कि फ्यूचर में जैसे हमारी म्यूटेशंस और वेरिएशंस आ रही हैं RNA में, स्पेशली स्पाइक प्रोटीन्स में, जहाँ पे ये वैक्सीन्स काम करती हैं, तो हो सकता है कि हमें नई वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़े। और ये भी हो सकता है कि जिन्होंने एक वैक्सीन की डोज
कोई भी लगा ली है जो गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है, ये सब मुअस्सर हैं इस वक्त तक। हो सकता है उनको कि एक और वैक्सीन, एक और साख्त की So वैक्सीन this लगानी time पड़े। period is every year or something, or once in a life. It is not at all once in a life. I think it is in months. अभी ये खत्मी तौर पे कहना कि कब आपको ठीक दोबारा है, इस लगाना पे अभी पड़ेगी। ठीक है, हमने ठीक महीनों है, का ट्रायल किया, वो सिंगल डोज थी, सही है। अब हमने इख्तियार उसको डबल डोज का जी, ट्रायल कर रहे हैं। इख्तियार साहब तो इसलिए जी बात ठीक है सर, दैट्स गुड। इख्तियार बेग साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ तो गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीनेशन कर रही है, इवन प्राइवेट कुछ इदारों को भी उन्होंने कहा कि जी आपने भी गवर्नमेंट से की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करें। प्राइवेटली जो वैक्सीन है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और जाहिर है कि ये प्रोसेस तो अभी शुरू हुआ है। 22 करोड़ का ये मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी यहाँ पे वैक्सीन बिकनी है। तो ये प्राइसेस के हवाले से और फिर ये इसकी जो रेगुलेशन है इस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का वैक्सीनेशन में इन्वॉल्वमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एक तो एजीपी वाले हैं तारिक खां, उन्होंने स्पुतनिक को इंपोर्ट किया था, और उसके बाद फिर वो 3 हॉस्पिटल्स में कराची में, साउथ सिटी, ज़ियाउद्दीन और एक किसी और को दी गई, और वो 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो गई। उसके बाद टोटल स्टॉक ख़त्म हो गया। लेकिन सुनने में ये आया है कि उसमें जो प्राइस मैकेनिज्म बनाया था उसमें इंपोर्टर्स खुश नहीं थे, उनकी कॉस्ट वगैरह शायद पूरी नहीं हो रही थी। और अब जो सुनने में आया नई रूल वो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर को, हुकूमत सप्लाई करेगी वैक्सीन और वो मुफ्त लगाएंगे। यानी ये प्रोविजन अब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट इंपोर्ट करे और खरीदे और अपना मार्जिन 500-600 रुपए रख के वो लगाए। मैं ये समझता हूँ हुकूमती सतह के ऊपर ये एज फैक्टर और दूसरी चीजें जो कुछ भी हैं वो ऐसी चीजें हैं कि वो इतनी जल्दी आप इस मरहले में आगे नहीं जा सकते। आपके पास 22 करोड़ की आबादी है। मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को, उन अस्पतालों को इजाजत दी जाए कि वो अपने अपने सोर्सेज से इंपोर्ट भी कर सकें और एक मुनासिब। लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ प्राइस का इशू है ना, यहाँ पे वही बात है कि देन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम तो ईद आती है तो कपड़े महंगे हो जाते हैं, रोजे शुरू होते हैं तो खजूरें महंगी हो जाती हैं। बदकिस्मती ये है ना कि हमारे यहाँ लोग दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार आप पूरा साल वैसे बना सकते हैं पैसा, लेकिन आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के अंदर जब आप एक गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं है और उसने जान बचानी है, उस वक्त वो मेरा ख्याल है अपना मकान, घर सब कुछ बेच देगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपकी इजाजत से। 2 डॉक्टर, काबिल डॉक्टर हमारे साथ आज हैं। वो ये है कि 2 डोज लगाने के बाद, 1 डोज, उसके बाद साइनोफॉर्म की 2nd डोज 20 डेज के बाद, फिर मजीद 20 डेज के बाद हमने एंटीबॉडीज कराया। और बहुत सारे लोग करा रहे हैं जो समझते हैं कि एंटीबॉडीज लेवल देखा जाए कितना इम्प्रूव हुआ, कितना हुआ, और उसमें मेरा जैसे जो है वो 0 ही रहा, माइनस में रहा, यानी आधा था, लेस देन 1। तो उसमें रेंज में ये कहा गया है कि ये एक्टिव नहीं है, रिएक्टिव नहीं है। तो फिर बूस्टर लगाना पड़ा 3rd डोज का, और उसके बाद 20 दिन के बाद माशाल्लाह जब एंटीबॉडीज लेवल देखा तो 174 आया, जो एक अच्छा लेवल है, जो एक अच्छी इम्यूनिटी को आपको जाहिर करता है। तो ये मुझे बतलाएं कि सिर्फ वैक्सीनेशन लगा के इत्मीनान से होके बैठ जाए या उसका एक और मरहला आगे का है कि एंटीबॉडीज लेवल को भी चेक करें कि इसने हम पे असर करा है और अंदर हमारा वो एंटीबॉडीज। ठीक है, समझ गए। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर शाहिद साहब आप काइंडली इस पे कमेंट कर लें, 1 मिनट है मैम। जी, सवाल इनका बहुत अच्छा है। देखिए, एंटीबॉडी रिस्पांस जो होता है ना, वो हर जिसको वैक्सीन लगती है या उसको जो बीमारी होती है उसका डिफरेंट उसका रिस्पांस होता है। कुछ लोगों में एंटीबॉडी रिस्पांस जल्दी नहीं आता, कुछ लोगों का लो होता है, कुछ लोगों का हाई होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप लगाते हैं, आपने कहा मैंने बूस्टर डोज लगाया है, हो सकता है आपने अर्ली लगा लिया हो,
तो उसमें ये था कि वो आपका ऐसा ऐसा जो है ना आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है और जो एंटीबॉडी जो है वो बनना शुरू होता है। तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, ये हर एक का सेम नहीं हो सकता। मतलब अगर मैंने वैक्सीन लगाई है तो मेरा 150 हुआ होगा और जो मेरे साथ के किसी और ने लगाया उनका 2000 हुआ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। तो ये हर एक का होता है, इसमें कोई वैक्सीन की वजह नहीं है, ये आपके जिस्म का एक रिस्पॉन्स है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं होता तो मैं आपको थोड़ा देर वक्फा दे के और आपका दोबारा से जो है ना एंटीबॉडी करवा के देख लेते। तो ये इसमें परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, डॉक्टर जावेद इकराम साहब और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।